सो स्टूडेंट्स, एज यू नो, आपका T1 कंप्लीट हो चुका है। तो आज से हमारा रिवीजन स्टार्ट होगा। जैसे कि आपको पता है, आपका जो सिलेबस था वो था 5 और 5th चैप्टर एंड 6th चैप्टर इन हिस्ट्री, ठीक है। एंड ज्योग्राफी में आपका इंडस्ट्री वाला चैप्टर था। स्विक्स में आपका अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनल सिस्टम था, ठीक है। एंड जुडिशियल सिस्टम था, उसमें भी 2 चैप्टर्स थे। तो कुल मिला के 5 चैप्टर्स होते हैं। तो आपसे आपके जो रिवीजन है वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो आज हम चैप्टर 5 हिस्ट्री के चैप्टर का हम करेंगे रिवाइज, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा क्या था बेसिकली इस चैप्टर में हमने पढ़ा था अबाउट लूजिंग ऑफ पावर। तो किस तरह से नवाब ने अपना पावर लूज किया था अलग अलग जगहों पे। इसमें हमने अलग अलग कहानियां पढ़ी थी। इसमें हमने सिपॉइज के बारे में अलग से पढ़ा था, ठीक है। किस तरह के रिफॉर्म्स लाए थे ब्रिटिश एम्पायर, यहाँ पे किस तरह की चेंज लाई थी और उसका रेस्पॉन्स क्या दिया हमारे जो मतलब इंडियंस थे, ठीक है। तो उन्होंने रेस्पॉन्स क्या दिया। तो पहले ही आपको पता है कि अगर नवाब की बात करें, जो कोई राजा महाराजा था, ठीक है, या मुगल एम्पायर से जो ताल्लुक रखता था, तो उनका पावर पहले छीना गया। यानी ब्रिटिश ने पहले अटैक इन पे किया नवाब पे, ताकि पहले ये पावर खुद की कंट्रोल में कर ले, ठीक है। तो बहुत सारे पैंतरे इन्होंने आजमाए थे। जैसे कि इन्होंने हर एक दरबार के अंदर अपना अपना आदमी रखा था। जैसे कि किसी राजा का कोई दरबार था, किसी राजा की कोई एम्पायर थी, तो इन्होंने अपना रेसिडेंट रखा था, ठीक है। वो रेसिडेंट क्या करता था, वो रेसिडेंट अंदर की जितनी भी कमजोरियां होती थी, दरबार के अंदर जितनी भी कमजोरियां है, ठीक है, अंदर जो भी चल रहा था वो ब्रिटिश एम्पायर तक पहुंचाता था। इसी से ब्रिटिश एम्पायर को पता लग जाता था कि किस राज्य में क्या हो रहा है, कहाँ पे कौन कमजोर है और उनकी वो कमजोरी हम किस तरह फायदा उठा सकते हैं। समझ आया। एंड सेकेंड थिंग, दूसरा पैंतरा इन्होंने ये आजमाया कि वो आर्मी फोर्स जो रहती थी, ठीक है, जो मुगल एम्पीरियर्स अपनी अपनी आर्मी रखते थे, इन्होंने इनको डिसबैंड कर दिया, ठीक है। डिसबैंड का मतलब इन्होंने इनको ये कहकर आर्मी ले ली कि जब आपको जरूरत होगी तब आप हमसे आर्मी ले सकते हो, तब तक आप आर्मी मत रखो। तो मुगल्स काफी मतलब उन्होंने एक बेवकूफाना हरकत की कि इन्होंने ये मंजूर कर लिया कि चलो हमें आर्मी की जरूरत नहीं है। लेकिन वो भूल गए कि अगर हमें कभी ब्रिटिश से ही लड़ना पड़ा तो हमें तब आर्मी कौन देगा। सेकंड, जो ये आर्मी कोई रखता था, आर्म्ड फोर्सेस रखते थे, उनको उनके लिए पैसे देने पड़ते थे, ठीक है। तो कोई एम्पायर जब उनकी हालत खस्ता हो जाती थी तो वो पैसे नहीं दे पाते थे ब्रिटिशर्स को, तो वो क्या करते थे, वो उनसे आर्मी ले जाते थे और बदले में ऐसी पेनल्टी उन पे कब्जा करते थे। बहुत सारे ऐसी फैमिलीज थी जिनकी रूलिंग फैमिलीज रह चुकी थी, यानी बेटे मतलब बाप के बाद बेटा, उसके बाद उसका बेटा, तो इस तरह हायरार्की रहती थी। लेकिन ब्रिटिशर ने अब इनके पावर को कम करने के लिए एक और पॉलिसी निकाली कि जिसका अपना बेटा होगा, अपना नेचुरल होगा हायर, यानी जो अडॉप्टेड वगैरह नहीं होगा, तो वो खाली अपनी बाप की जगह ले सकता है। अब मैक्सिमम सबके पास तो अपना बेटा नहीं होगा, किसी के पास बेटी होगी, ठीक है, किसी के पास अडॉप्टेड सन था, जैसे लक्ष्मी झांसी बाई, ठीक है। तो वो चाहते थे कि उनका जो नाना साहेब है, यानी उनके जो हस्बैंड है, वो उनकी जगह कौन ले, पेशवा बाजीराव, उनके जो मतलब युष्मान मंगतने जो, ठीक है। तो अडॉप्टेड सन को कंपनी ने बिल्कुल भी मतलब एग्री नहीं किया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, और बदले में ब्रिटिश कंपनी ने उनपे क्या कर दिया, उनपे कब्जा कर दिया, उनकी झांसी लूट ली, ठीक है। या अवध की अगर हम बात करें, तो अवध की जो एम्पायर था अवध का, वो क्यों ले लिया गया, वो इसीलिए ले लिया गया, जो ये सब्सिडरी अलायंस जो पिछले चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर 2, उसमें हमने सब्सिडरी अलायंस पढ़ा था कि जो मुगल एम्पायर अपना आर्मी का पैसा नहीं दे पाएंगे किसको, कंपनी को, तो उसकी ले जाएगी सारी एम्पायर। तो अवध की जो एम्पायर थी वो इसी बात पे ली गई थी कि वहां के जो राजा थे शाह आलम, तो उन्होंने पैसे वो नहीं दे पाए थे, ठीक है, तो वो पेनल्टी नहीं दे पाए थे। सेकंड, जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौसी, तो उन्होंने ये मतलब ये एम्पायर इसलिए भी ली थी
मतलब अवध की एम्पायर, बहुत सारे एम्पायर, क्योंकि उनको ये कह के ली गई कि यहाँ का जो राजा है उसको एम्पायर चलानी आती नहीं। मतलब अलग अलग रीजन, बेफजूल के यहाँ वहाँ के रीजन दे रहे थे। समझ आया? सेकेंड थिंग, इन्होंने फिर दूसरा अटैक ये किया कि जो मुगल एम्पायर थे, जिसकी बहादुर शाह जफर अभी जिंदा थे, और वो लास्ट के मुगल एम्पायर थे, ये याद रखना। लास्ट के मुगल एम्पायर कौन थे? बहादुर शाह जफर। ठीक है, तो बहादुर शाह जफर जो अब मुगल एम्पायर, उसके बाद इनका बेटा बन जाता। लेकिन गवर्नर डल हाउसी ने ये अनाउंसमेंट की कि इसके डेथ के बाद कोई भी मुगल एम्पायर नहीं होगा। समझ आया? और जो उसके बाद के बेटे वगैरह होंगे वो खाली प्रिंस माने जाएंगे, राजकुमार, अदरवाइज वो किंगशिप पे नहीं बैठ सकते। यानी वो अब डायरेक्टली किसको जाएगा, वो तख्त किसको जाएगा? वो ब्रिटिशर्स के हाथ में जाएगा। सेकंड, ये तो था नवाब के बारे में। ठीक है, नवाबों की लाइफ के बारे में कि किस तरह उनकी क्या बोलते हैं उसको, उनकी लाइफ पे काफी इफेक्ट पड़ा। देन पेजेंट्स जो थे, जो किसान थे, या जो सिपाही थे, सिपाही यानी सिपाही, ठीक है, जो इंडियन सिपाही जो गवर्नमेंट के अंडर काम करते थे, तो उनको किस तरह जो मतलब चैलेंजेस उनको देखने पड़े। पहला, कंट्री साइड में जितने भी पेजेंट्स थे, गांव में जितने भी पेजेंट्स थे या जितने भी जमींदार थे, ठीक है, उन पे हाई टैक्सेस लगाए गए, बहुत बड़े टैक्सेस, बहुत ज्यादा टैक्सेस। ठीक है, और वो गलत तरीके से लेते थे, टैक्स भी जो लेते थे वो काफी हार्श तरीके से लेते थे। अब बहुत सारे मतलब क्या होते थे, देखो वो क्या करते थे, वो जो मनी लेंडर्स होते, जो पैसा देते हैं इंटरेस्ट पे, देखा है ना फिल्मों में, कोई मुंशी होता है वो फिर पैसा देता है इंटरेस्ट पे। तो क्या होता था, ये जो जमींदार होते थे ना, या ये जो पेजेंट होते थे, ये इसी मनी लेंडर से पैसा लेते थे, अपनी जमीनों पे लगाते थे। इनको ये दिमाग में रहता था कि पैसा आएगा फिर हम मनी लेंडर को भी देंगे, और जो बचेगा वो खुद को रखेंगे। लेकिन यहाँ से हाई टैक्सेस होते थे, तो बदले में क्या हो जाता था, ना ये मनी लेंडर का पैसा दे पाते थे, ना ये खुद के पास कुछ रख पाते थे। तो ये हो जाता था कि जो जमीन उन्होंने गिरवी रखी होती थी मनी लेंडर के पास, वो चली जाती थी हाथ से। समझ आया? से ये तो था हाल किनका, पेजेंट्स का। अब सिपाही जो थे, जो इंडियन सिपाही थे, कहाँ पे, जो इंडियन सिपाही लाइक इंडियन मतलब कंपनी में, कंपनी मीन्स ब्रिटिश की कंपनी में जो काम करते थे। ठीक है, सो सेकंड ये हो जाता था कि वो काफी अनहैप्पी हो जाते थे। क्यों? क्योंकि उनकी हालत ठीक नहीं थी। अब हम कहीं पे नौकरी जाएंगे, मानो हम घर से दूर है, तो हमें वहां पे देखना है कि क्या हमें एकोमोडेशन मिल रहा है, ठीक है, जगह अच्छे से मिल रही है, खाना अच्छे से मिल रहा है, तनख्वाह अच्छी है। तो यहाँ पे तो बिल्कुल उल्टा था, उनकी जो कंडीशन होती थी वो बिल्कुल भी मतलब खराब होती थी। उनके बिलीफ्स को, उनके सेंटिमेंट से खेला जाता था। समझ आया? तो जैसे कि वो गौ माता को मानते हैं, जो हिंदूज होते हैं, तो कभी कभार क्या हो जाता था कि मतलब उन्हें इंसल्ट करना पड़ता था ऐसे एनिमल्स को। ठीक है, सेकंड, कंपनी जो है, कंपनी ने एक रूल निकाला था कि आपको क्या जाना है, आपको बर्मा जाना है कंपनी की तरफ से लड़ने के लिए। ठीक है, तो 1824 में सिपाहियों को बोला गया कि आपको बर्मा जाना है। लेकिन इनका एक रिलीजियस बिलीफ था। रिलीजियस बिलीफ क्या था इनका, कि अगर ये सी रूट से गए तो इनका जो धर्म है वो खत्म हो जाएगा, यानी ये अपने रिलीजन से हाथ धो बैठेंगे। तो बहुत सारे बर्मा, बहुत सारे सिपाही ने जाने से मना किया, इनकार किया, तो कंपनी की आर्मी पे बहुत असर पड़ा। तो कंपनी ने फिर एक नया लॉ पास किया कि जो पर्सन जो भी एम्प्लॉयमेंट करेगा यहाँ पे कंपनी की आर्मी में, जब भी उसको सात समंदर पार भेजा जाएगा उसको जाना ही पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पे बहुत सारी चीजें ये हो गई थी कि बहुत सारे लोगों के पास काम धंधा नहीं था, उनके पास सिर्फ यही एक काम होता था। तो या तो उनको रिलीजन को छोड़ना पड़ता था, या तो इनको काम को छोड़ना पड़ता था। तो जो ये रेस्पॉन्स, जो ये रिफॉर्म्स आए, अलग अलग लॉज आए, या दूसरा एक लॉ आया था 1830 में कि जो क्रिश्चियन मिशनरी, यानी जो ये अपना मजहब फैलाते थे यहाँ पे, कौन फैलाते थे? जो ब्रिटिशर्स होते थे। ठीक है, तो जो ये अपना मजहब फैलाते थे उन्हें क्या हो जाता था, अब देखो ये मत ऐसे ही फैला सकते हैं, जैसे कि इंडिया है, इंडिया में मत क्रिश्चियन मजहब ये लोग ऐसे ही फैला सकते थे, लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते। तो इन्होंने एक लॉ निकाला कि एंसेस्टर्स की जो प्रॉपर्टी रहती है, यानी कि जो
हमारे जद होते हैं, ठीक है। तो जो वो हमारे लिए प्रॉपर्टी छोड़ के जाते हैं, तो वो प्रॉपर्टी उनको तभी मिलेगी अगर वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी अब इंडियंस को लगता था कि ब्रिटिश हमारा रिलीजन को डिस्ट्रॉय कर रहा है, हमारे सोशल कस्टम्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो अब हमें कुछ करना ही पड़ेगा। सेकेंड थिंग, इन्होंने कुछ अच्छी चीजें भी की। अच्छी चीजें क्या की कि उन्होंने लॉ निकाले कि जो विडोज है, विडोज यानी जो मतलब बेवा हो चुके, जिनके शौहर मर गए हैं, तो वो फिर से शादी कर सकी थी। जबकि इंडियन कस्टम उनको भी या तो वो सती बन जाती, यानी जो उनका हस्बैंड का जो फायर होता था, जो चिता होती थी, उसमें खुद को जलाती, या तो वो लाइफ टाइम वैसी ही रहती सफेद साड़ी में, बिल्कुल भी फंक्शंस अटेंड नहीं करती, बिल्कुल कलर वाले कपड़े नहीं पहन सकती। तो इस तरह का जो रिफॉर्म इन्होंने लाया वो कई कई बहुत अच्छा भी था, लेकिन जो आधे से ज्यादा जो रिफॉर्म्स लाए वो काफी डिस्ट्रक्टिव मतलब देखने को मिली। सो अब लोग क्या सोचते थे इस बारे में, ठीक है, यानी लोगों के दिमाग में ऐसा क्या था कि पहले तो ये कि जब इनको अटैक हुआ, किस पे, इनको अटैक हुआ मतलब रिलीजन पे, तो लोगों का माइंडसेट उस टाइम पे क्या था। तो लोगों का माइंडसेट ये था कि लोग चाहते थे अब हमें ब्रिटिशर की जरा भी नहीं चलनी देनी है। जैसे कि आपका पेज नंबर 53 इसमें 84 रूल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली प्रोटेस्ट हो रहा है अबाउट ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक वैष्णो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, वैष्णु भट्ट गोडसे एक ब्राह्मण है, उन्होंने एक किताब लिखी थी महाजा प्रवास। तो उन्होंने उसमें एक किस्सा लिखा था कि मैं अपने अंकल से एक यात्रा पे जा रहा था अंकल के साथ, लेकिन वहां पे उनको कुछ सिपाहीज ने रोका, बोला कि आप आगे नहीं जा सकते। आगे क्या हो रहा है, आगे इंग्लिश रिलीजन्स पे एंड जो मुसलमान है या हिंदू है उनके बीच में क्या हो रहा है, लड़ाई हो रही है। तो यहाँ पे लड़ाई क्यों हो रही थी, प्रोटेस्टर्स की वजह से, समझ आया। तो यहाँ पे हमने देखा माइंडसेट लोगों का क्या था कि लोग अब रिबेल कर रहे थे अबाउट ब्रिटिश एम्पायर। देन जो ये सारे सिपाही थे, ठीक है, तो सिपाही जो किन से किन के लिए काम करते थे, वो ब्रिटिशर के लिए। लेकिन जब उनको लगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे रिलीजन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो उन्होंने रिबेल किया। रिबेल मीन्स उन्होंने लॉज को मानने से इनकार किया। और एक टर्म यहाँ पे दी गई है, दैट इज मोटनी, ठीक है। मोटनी का मतलब वो सोल्जर जो डिसोबे करता है, जो रूल्स को फॉलो नहीं करता है। तो मैक्सिमम सारे जो सिपाही थे, तो ही दे बिगिन कन्वर्टेड इनटू मोर्टिली। तो ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन नॉर्दर्न पार्ट्स में ज्यादा देखी गई 1857 में, ठीक है। यहाँ पे हंड्रेड्स मतलब ईयर्स के बाद जो इस्टेब्लिश की थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो उन्होंने एक मतलब एक तरह का एडमिनिस्ट्रेशन चला था। बट वो लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि लोग क्या करेंगे, रिबेल करेंगे। तो एक मैसिव रिबेलियन देखा गया मई 1857 में, और स्टार्ट वो हुआ मीरठ से। स्टार्ट वो हुआ मीरठ से, यानी बहुत सारे लोग आए सेक्शन से या अलग अलग सोसाइटी से, और कहाँ की ओर रुख किया उन्होंने, मीरठ की ओर। वो कहाँ जाना चाहते थे, वो दिल्ली जाना चाहते थे। तो बैरकपुर तो स्टार्टिंग हुई सोल्जर मंगल पांडे से, जब उन्होंने बैरकपुर में अपने एक ऑफिसर को शूट कर दिया था मार्च 20 मार्च 29, इट्स हाँ 1857। तो वहां पे उन्होंने किस पे ये शूटिंग हो गई थी, किस पे उन्होंने गोली मारी थी, जो नए हथियार आए थे, न्यू कैट्रिजेस, ठीक है, जो नए हथियार आए थे, उनको ये लगा था कि उसमें काउ फैट मिला है और पिग फैट मिला है। अब जैसे कि आपको पता है कि जो मुसलमान होते हैं उन पे पिग फैट हराम होता है। सेकंड, जो हिंदू होते हैं वो काऊ को क्या मानते हैं, होली एनिमल मानते हैं ना। तो अब इनके पास एक मतलब रीजन था कि वो जो नए हथियार है उनको यूज करने से रोकते, क्योंकि इनको वो जो ऊपर का वो जो छल होता है, ठीक है, जो कैटरेजेस का जो ऊपर का छल होता है, जब हमें शूट करना होता है तो हमें वो जो मुंह से छीलना पड़ता है। तो अब ये मुंह से, ये मत मुंह लगाते उसको, तो लगभग लगभग 85 सिपाही जो थे वो डिसमिस किए गए।
तो 10 साल की जेल उनको हुई, इसीलिए क्योंकि उन्होंने नए हथियार को यूज करने से मना किया था। सेकेंड थिंग, यही वजह हुई कि मंगल पांडे ने अपने साथ में ये जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उनको गोली मार दी और फिर उन्हें हैंग किया गया। सेकेंड, अब यही चीज मानो ये एक स्पार्क रहा। बेसिकली ये लोग चाहते थे कि ये लोग रिबेल करते, किन के बारे में, ब्रिटिशर्स के बारे में। बट 10th मई को क्या हुआ कि इन्होंने पूरा मतलब तय किया कि अब हमें इनके साथ नहीं काम करना है, तो इन्होंने एक रैली निकाली, एक जुलूस निकाला, ठीक है। तो सारे जो सोल्जर्स है वो पहुंच गए, 10 में से उन्हें स्टार्ट की थी अपनी जर्नी। तो वो लोग पैदल ही पहुंचे, आधे पैदल पहुंचे, आधे ने मतलब बैलगाड़ी से पहुंचे, क्योंकि तब तो वैसे ट्रांसपोर्ट नहीं होता था, ठीक है। सो सेकेंड थिंग, ये लोग कहाँ चले गए, ये लोग दिल्ली चले गए। तो सुबह सवेरे 10 मई तक ये पहुंच चुके थे, कहाँ पे, दिल्ली। दिल्ली में कौन था, दिल्ली में था लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर जो थे वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि मैं ब्रिटिशर से ना लड़ूं, क्योंकि मेरे पास ताकत नहीं है, मेरे पास फौज तो है लेकिन हमारे पास वैसे इक्विपमेंट्स नहीं है। लेकिन जो सोल्जर्स थे वो ज्यादा फोर्स, मतलब उनमें वो जज्बा भरा था कि नहीं, आपको हमारे साथ मतलब हाथ से हाथ मिलाना ही होगा, ठीक है। तो अब वो क्या करते, लाइक उनमें जितने भी एमिनेशन थे, बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स को किल कर चुके थे वो लोग, बहुत सारे हथियार ले चुके थे उनसे, बहुत सारी बिल्डिंग उन्होंने जलाई थी। तो यहाँ से मतलब वो लोग कहाँ गए, दिल्ली रेड फोर्ट, जहाँ पे बादशाह रहते थे। तो अब पहले बहादुर शाह जफर क्या करते हैं, वो कहते कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन जो सोल्जर्स थे वो चाहते थे कि नहीं, आप भी हाथ आगे बढ़ाइए ताकि हम कुछ कर सके, क्योंकि आप जब तक हमें सपोर्ट नहीं करेंगे हम आपके बिना कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरह की सिचुएशन हुई, ठीक है। सेकंड, ये जो मुगल एम्पायर थे तो उनको ये डिमांड एक्सेप्ट करनी पड़ी, क्योंकि मेजोरिटी चाहती थी कि आप ब्रिटिशर्स के खिलाफ जंग हो, ठीक है। तो इसने क्या किया, बहादुर शाह जफर ने जो लोकल चीफ्स थे, यानी जो लोकल सरदार थे, लोकल नवाब थे, उनको लेटर लिखी, बोला कि अब हमें वक्त आ गया है, अब हमें क्या करना है, अब हमें ब्रिटिश के खिलाफ आवाज उठानी है। और जो ये लेटर्स वगैरह चीफ्स को मिली, नवाब्स को मिली, तो एक अलग ही इम्प्लीकेशन देखने को मिली, ठीक है। तो ये जो मुगल डायनास्टी जो काफी टाइम से कंट्री के ऊपर रूल कर रही थी, बहुत सारे रूलर्स जो थे वो अलग अलग डिफरेंट मतलब कैटेगरी, डिफरेंट टेरिटरीज के ऊपर रूल कर रहे थे। तो जैसा ही उनको पता चला कि अब मतलब वक्त आ गया है कि इनके खिलाफ आवाज उठाई जाए, तो उनको यही पता था कि ब्रिटिश रूल तो फैल रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें मुगल एम्पायर का साथ देना ही देना चाहिए। तो ये नहीं चाहते थे कि फिर से ब्रिटिश का जो ये है दबदबा वो और भी बना रहे, तो हम इनको खत्म ही करना है। तो बहादुर शाह जफर जो थे, तो उन्होंने एक तरह जो डिसीजन लिया, उससे वो जो सारे सोल्जर्स थे दे फील ब्लेस्ड कि हम, हाँ, हमारे ऊपर किसी का हाथ है, ठीक है। सो वो चाहते थे, क्योंकि बहुत सारा मतलब लोग जो है, लोगों के अंदर इंस्पिरेशन थी, लोग पुरजोश थे, एंथुजियाज्म काफी उनमें था। सेकंड, अब जो ये रिबेलियंस थे वो काफी फैल रहे थे, यानी वो बगावत के लिए फैल रहे हैं। सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, दिल्ली में ही नहीं देखा गया, कानपुर से लेके लखनऊ तक, ठीक है, बहुत सारे जगह जहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो टाउन के लोग, यानी शहर के, विलेज के, गांव के लोग, लोकल लीडर, जमींदार, अलग अलग चीज, वो सारे कहाँ आ रहे हैं, वो सारे आ रहे हैं दिल्ली की तरफ। जैसे कि नाना साहिब थे, ये नाना साहिब के बेटे जो थे पेशवा बाजीराव, उनकी वो सदारत ली गई थी ना उनसे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अब बहादुर शाह जफर ने क्या किया है, उन्होंने जंग छेड़ी है, तो उनको लगा कि एक अच्छा मौका है अपना जो झांसी है वो आ, ले वापस लेने का, ठीक है। देन ही डिक्लेयर्ड, उसके बाद उसने खुद को मतलब डिक्लेयर किया एज ए नवाब, और बहादुर शाह जफर को गवर्नर डिक्लेयर किया। या ब्रिटिश कदर जो थे, ठीक है, वो ब्रिटिश कदर जो लखनऊ के अंदर राज कर रहे थे, और वो भी किसके बेटे थे, वाजिद अली शाह के। तो वो भी नवाब बनने से रोके गए थे, लेकिन जब इन्होंने देखा कि थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी है, उन्होंने खुद को डिक्लेयर नवाब किया लखनऊ के अंदर, ठीक है। तो बहादुर शाह जफर जो थी या इनके जो
मदर थी, ठीक है, बेगम हजरत महल, तो वो भी काफी उन्होंने क्या बोलते उसको पार्ट लिया। सिर्फ औरतों मतलब मर्दों ने ही नहीं बल्कि औरतों ने भी इसका पार्ट ले लिया। जो रानी लक्ष्मीबाई थी उन्होंने भी रिबल जो कर रहे थे, जो बगावत कर रहे थे, सिपाही जो थे, उनका साथ दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम अलग अलग तरीके से देख रहे हैं कि लोग अब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जो वो चाहते हैं। ठीक है, और सॉरी, यहाँ पे बहादुर शाह जफर की मदर नहीं है बेगम हजरत महल, कहने में गलती होगी, बिरजिस कदर की मदर जो थी हजरत महल। ठीक है, तो वो उन्होंने साथ दिया था। सेकंड, अलग अलग मैंने बोला अलग अलग जगह से, जैसे कि तांतिया तो मध्य प्रदेश से, ठीक है, तो वो वहां सामने आए थे। वो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स के ऊपर हम टेक ओवर कर ले। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि अलग अलग लोग, अब यहाँ पे कुछ लोगों के बारे में नाम क्यों है, क्योंकि ये उनको हेड करते थे। जैसे कि लखनऊ के अंदर या मध्य प्रदेश के अंदर तांत्या तोप का नाम है, ठीक है, या रानी लक्ष्मीबाई का नाम है, तो ये लोगों को क्या करते थे, गाइड करते थे। समझ आया। सेकंड, ये जितने भी बैटल्स हुए, चाहे मतलब अवध का बैटल हुआ या जितने भी बैटल्स हुए, या फैजियाबाद में एक मौलवी सामने आया अल्हम्दुलिल्लाह शाह, ठीक है, या फिर दूसरे थे एक ओल्ड जमींदार बिहार के अंदर कुंवर सिंह, वो भी सामने आए कि हाँ हम इनके खिलाफ लड़ेंगे। तो इतना मतलब रेजिस्टेंस देखने को मिला कि कितने सारे मतलब लोग सामने आए, उनको अपना हक वापस चाहिए था। ठीक है, तो फिर अभी तक कंपनी हारती हुई दिख रही है, हारती हुई इन द सेंस कि इनको बिल्कुल भी नहीं पता कि हम किस तरह क्या अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बचाए। लेकिन एक चीज तो अभी भी थी कि इनके पास क्या था, इनके पास बहुत सारा हथियार था जो हमारे मुगल एम्पियर्स के पास नहीं था। ठीक है, अगर वो चुरा के भी लाए थे गन्स, लेकिन फिर भी वो कितने गन्स, वो कब तक चलते, उनमें गोलियां ही कितनी होती, है ना। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे चीज हो गई थी कि जब कंपनी ने फाइट बैक किया, तो बात ये हो गई कि कोई मतलब कोई मुकाबला ही नहीं था, बीच में इनके बीच में कोई मुकाबला ही नहीं था, क्योंकि इनके पास इतने सारे हथियार, इतने सारे मतलब इक्विपमेंट्स थे, इतने सारी फौज थी इनके पास। समझ आया। तो कल हम यहाँ से इसका मतलब रिवीजन करेंगे, व्हेन द कंपनी फाइट्स बैक। समझ में आया। दो ही स्टूडेंट है या क्या आज क्लास